अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। रिसर्च की जो आज की लेटेस्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू जो होता है ना, वो असल में समरी होती है। समरी तो होती है, लेकिन किस चीज़ की समरी होती है? समरी होती है जनाब, आप एज अ रिसर्चर अगर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे पहले भी तो उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क हुआ होगा ना। तो जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसी सेम टॉपिक की, फॉर एग्जांपल आप रिसर्चर हैं, आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि अगर टीचर्स को इंसेंटिव्स ऑफ़र किए जाएं तो क्या उनके टीचिंग मेथड, उनकी मेथडोलॉजीज़ या उनके आउटपुट या रिज़ल्ट पे कोई असर पड़ता है इस चीज़ का? ठीक है। अब इस फिनोमिना पे अगर आपसे पहले भी रिसर्च हो चुकी है तो आप उस रिसर्च को मतलब रीड आउट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक हो गया। फिर फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, और वो आपका जो वही फाइनल कंक्लूजन होगा ना, जो रिव्यू करेंगे आप प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च का, उसको आप लिटरेचर रिव्यू कहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पहले ही उस टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है तो हम फिर दोबारा उस टॉपिक पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखें, जैसे जैसे वक्त चेंज होता है हमारी ज़रूरतें भी चेंज हो जाती हैं। जैसे जैसे वक्त बदलता है टेक्नोलॉजी भी बदलती जाती है, ठीक है। और रिसेंटली एक सर्वे में इस चीज़ को मतलब कन्फेस किया गया है, माना गया है कि हर जनरेशन का आईक्यू लेवल उससे पिछली जनरेशन के आईक्यू लेवल से 2% ज़्यादा होता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस जनरेशन में हैं, हमारी जनरेशन का जो आईक्यू लेवल है वो है 120, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका आईक्यू लेवल 122 होगा। ये लेटेस्ट रिसर्च है, मैं आपको बता रही हूँ। अब जब हमारे मेंटल एबिलिटीज़ बदलती हैं, हमारे आईक्यू लेवल, हमारा ईक्यू का स्टैंडर्ड बदलता है, जैसे जैसे दुनिया में न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो हमें अपनी प्रीवियस चीज़ों में या तो उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है, उनमें रद्दोबदल करना पड़ता है, उनमें चेंजिंग्स लेकर आनी पड़ती हैं। अगर हम चेंजिंग्स लेकर नहीं आएंगे, दैट मीन्स हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग ना अतुगरुल ड्रामा देखते होंगे या फिर कुरुल उस्मान देखते होंगे। उसमें आपने देखा है कि उस वक्त पाकिस्तान आ गया, मुसलमान जो हैं उस दौर में बड़े पावरफुल कंसीडर किए जाते थे, और उस वक्त उनके हाथ में भाले, नेज़े, तलवारें, मतलब तीर कमान, इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि वो उस वक्त के डेवलप्ड मतलब कंट्री से बिलोंग करते हैं, तुर्की से बिलोंग करते हैं। उस वक्त तुर्की जो है एक नाम था, सुपर पावर माना जाता था उस टाइम पे, जो तुर्की था। अब जैसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ अगर वो अपने आप में चेंज नहीं लेकर आएंगे तो क्या फिर वो अपनी मौजूदा जो हालत है उसको बरकरार रख सकेंगे? अब आप तुर्की को, आप आज के तुर्की को देख लें और 300-400 साल पहले के तुर्की को देख लें, आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको देने के लिए कोट किया। वैसे आप लोगों की अपनी फीलिंग्स होंगी, आप लोगों की अपनी राय होगी, अपनी सोच होगी, आप लोगों की अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच होगी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद जस्ट ये है कि मतलब एक कंपैरेटिव नोट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ इस एग्जांपल के ज़रिए, कि मतलब अगर हम न्यू ट्रेंड्स के साथ कोप नहीं करते तो हम गुमनाम हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर वही भाले, तीर कमान, तुर्कश, तलवारें ये लेकर आज के दौर में वो एटॉमिक पावर का मुकाबला करने के लिए आ जाएं, तो उनको कौन से आना कहेगा? मुझे ये बताएं। कोई भी नहीं कहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हर दौर में हर टॉपिक पे रिसर्च की ज़रूरत मौजूद होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है इसका हमें क्या फ़ायदा होता है या इसकी अहमियत क्या है। हम लिटरेचर रिव्यू करते तो हैं, लेकिन ये हमें हमारी रिसर्च में किस तरह से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है? तो अगर अब हम देखें ना कि ये किस तरह से हेल्पफुल प्रूव हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात ये ना कि जब हम किसी स्पेसिफिक फिनोमिना पे रिसर्च कर रहे होंगे ना, तो एक तो हमें उसका सारा, उससे पहले प्रीवियस जितनी भी रिसर्च हो चुकी होगी ना, उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी हमारे अंदर कि पहले इस एरिया पे ये वर्क हो चुका है, ठीक है, अब हमने मज़ीद इस पर क्या वर्क करना है, ठीक है। उसके अलावा जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हमें ये बताता है, ये समझने में मदद
देता है कि प्रीवियस जो रिसर्च हुई है उसमें और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उसमें क्या गैप है। मतलब जो रिसर्च पहले हुई है, आज से 50 साल पहले इसी टॉपिक पे रिसर्च हुई है, तो 50 साल पहले हमारी ज़रूरतें, हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, ठीक है। और अब हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब ऐसा कौन सा गैप है जिसको हम फिल करें, ठीक है, और हम न्यू ट्रेंड्स के साथ कोप करने के काबिल हो जाएं। अब ज़ाहिर हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, तो अगर हम शुरू से दोबारा वही वर्क स्टार्ट कर दें तो ये तो पैसे का, वक्त का, हर चीज़ का ज़िया है ना, ये तो ज़ाया करने वाली बात हो गई। जब एक रिसर्च पहले आपके पास मौजूद है तो आप उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उस पर मज़ीद वर्क करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जो तीसरा फ़ायदा है रिसर्च का, रिसर्च के रिव्यू का, सॉरी लिटरेचर के रिव्यू का, वो ये है कि ये हाइपोथेसिस की वैल्यू का हमें अंदाज़ा लगाने में भी मदद करती है, ठीक है। कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाने हैं, प्रीवियस रिसर्च जो हुई हैं उसमें उनका क्या किरदार रहा है, क्या अब भी हमें उन हाइपोथेसिस की ज़रूरत है या हमें कोई नया हाइपोथेसिस उसके हवाले से बनाना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो लिटरेचर रिव्यू है वो हमें इस चीज़ का भी आइडिया प्रोवाइड करता है कि हमें कौन सा जो रिसर्च मेथड है उसको अडॉप्ट करना चाहिए इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, ठीक हो गया। उसके अलावा ये हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी गाइड कर देती है। मतलब हमें बताती है कि प्रीवियसली अगर हमने इस टॉपिक पे रिसर्च की है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं। तो नो डाउट जब टॉपिक सेम है तो हम फर्दर अपनी जो रिसर्च है उसको प्रोसीड करने के लिए एज इट इज़ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर लेंगे। डिज़ाइन हम देख लेंगे रिसर्च का कौन सा होना चाहिए एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर के सोर्सेज हैं ना, 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक होते हैं जनरल रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज, डायरेक्ट रिसोर्सेज एंड इनडायरेक्ट रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। जनरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ओवरऑल कंसीडर किए जाते हैं जनरल सेंस में। आप किसी एक स्पेसिफिक स्कोप को लेके नहीं चल सकते। मतलब आप रिसर्च जो कर रहे हैं ना वो आप जनरल रिसर्च कर रहे होंगे, आपके जो टॉपिक्स होंगे वो जनरल टॉपिक्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि आप एजुकेशन सेक्टर के लिए कर रहे हैं या हेल्थ सेक्टर के लिए कर रहे हैं रिसर्च, नहीं। आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना वो जनरल एबिलिटी के पढ़ेंगे, ठीक हो गया। बेशक आप किसी भी एरिया में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन आप जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मतलब रेफरेंसेस आपने आर्टिकल से ही लेने हैं ना, ये किसी बुक से लेंगे या किसी आर्टिकल से लेंगे या किसी भी ऐसे स्पेसिफिक बिब्लियोग्राफिकल चीज़ से लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये किसी स्पेसिफिक एरिया का नहीं होना चाहिए, ये जनरल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज हमारी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम जिस भी रिसर्चर की मतलब रिव्यू को पढ़ रहे होते हैं तो वो खुद वहाँ पे एक्चुअल ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, या तो उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी या उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, ठीक हो गया। अब सेकेंडरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं ना, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता बल्कि ये सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होता है। आप ऐसे समझ लें, जैसे आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स को पढ़ लेते हैं, जैसे जो हैं आप दूसरे ऑब्जर्वर्स के जर्नल्स को पढ़ लेते हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा वो। अच्छा, अब जो हमारे पास डायरेक्ट रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे। डायरेक्ट रिसोर्सेज वो होंगे जो कि हमारे लिए अथेंटिक होंगे, जो मतलब हमें जिस पे यकीन होगा कि ये गलत नहीं हो सकते। जैसे गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फेक चीज़ें नहीं पब्लिश करती। उसके अलावा किसी भी अच्छे प्रोफेसर या अच्छे राइटर जो कि माना हुआ हो और जिसकी रिप्यूट भी अच्छी हो, उसके थीसिस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन के सेक्टर पे कर रहे हैं रिसर्च तो हम डायरेक्टली एजुकेशन सेक्टर के ही जर्नल्स को या आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे, ठीक है। अगर हम हेल्थ के सेक्टर पे कर रहे हैं तो हम हेल्थ के आर्टिकल्स को राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए ना। और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट हमारा उसके साथ कोई लेना देना ना हो,
डायरेक्ट हमारा उससे कोई रब्ता ना हो, ठीक है, बल्कि हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं। जैसे हम डिफरेंट ऑथर्स की कोटेशंस डाल देते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है। अब डायरेक्ट में तो एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने बात कर ली एज इट इज़ हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, जैसे डिफरेंट ऑथर्स की हम कोटेशंस कोट कर देते हैं कि फ़लाँ ने इस बारे में ये कहा था। उसके अलावा जो है हम डिफरेंट इंसाइक्लोपीडिया से मशवरा कर लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंसाइक्लोपीडिया जो हमारे पास होते हैं वो ऑथेंटिसिटी का दर्जा रखते हैं, तो फिर हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट ये होगा कि आप एज इट इज़ जो बात है उसको डायरेक्ट कर दें, लगी लिपटी वाला अंदाज ना रखें, बल्कि जो अथेंटिक मटेरियल है उसको एज इट इज़ मतलब आप शाया कर दें, ठीक हो गया, उसका हवाला दे के, रेफरेंस दे के। लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसमें आप क्या करेंगे, आप दूसरों की कोटेशंस ऐड करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह ऐड हो जाएगा। उसके अलावा इनडायरेक्ट स्पीच वाली टाइप्स आप यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे नोट टेकिंग क्या होता है। नोट टेकिंग का मतलब होता है नोट एंड टेकिंग, मतलब नोट्स बनाना। अब नोट्स किस चीज़ के बनाना, जैसे आप कोई बुक स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू के लिए आप देखना चाह रहे हैं कि इससे पहले इस पे क्या वर्क हुआ है, तो फिर आप कोई बुक स्टडी कर लेंगे, जैसे जैसे आप कोई आर्टिकल स्टडी कर लेंगे, जैसे कोई मैगजीन स्टडी कर लेंगे, या आप अपनी रिसर्च के लिए जो भी लिटरेचर रिव्यू का जो भी ज़रिया आप यूज़ कर रहे होंगे, जो भी कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे, जो भी प्रिंट मीडिया या बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च की जो भी टाइप आप यूज़ कर रहे होंगे ना, आप ये देखेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, उनको आप अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको इतना लेंथी मटेरियल जो है वो स्टडी ना करना पड़े और आपके पास पहले से ही नोट्स मौजूद हों। जैसे हम लोग लेक्चर एजुकेशन की तैयारी करें या एचएम की तैयारी करें या एसएस एजुकेशन की तैयारी करें फॉर एग्जांपल, तो किसी का लेक्चर सुन के हम अपने नोट्स बना लेते हैं, या किसी के नोट्स देख के हम उससे अपने काम की चीज़ें निकाल के हम अपने अलग से नोट्स बना लेते हैं। तो हम क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ने पे ना हमें इजी रह जाए। तो रिसर्च में भी सेम इसी तरह से किया जाता है कि अगर प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च का हम रिव्यू ले रहे हैं तो फिर हम उसमें से नोट टेकिंग कर लेते हैं। नोट टेकिंग जो है वो हमारे काम को लेस टाइम टेकिंग बना देता है, अथेंटिक बना देता है, उसके अलावा वैलिड बना देता है हमारे रिसर्च को, और हमारे लिए रिसर्च को ईजी भी बना देता है। जी, ये था आज का टॉपिक। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर है, ठीक है। सैम्पलिंग की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक हो गया। और मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझा के आप लोगों को, मतलब डेली आपको पता है मैं किस तरह से डेली लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ, ताकि कंसेप्ट जो है ना आपको आपके सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।